नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार। सुर्खी अखबार की में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखिए, हर रोज 8 बजे हम हाजिर होते हैं तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। जो कल की बड़ी सुर्खियां रही, जो आज की बड़ी सुर्खियां बनेंगी, हम आपसे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इसके बारे में खबर के अंदर क्या खबर छिपी हुई है, उस खबर से भी आपको वाबस्ता कराएंगे। चलिए, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। शुरुआत होगी क्रिसमस समारोह में। पीएम मोदी ने कहा, समाज में फैले हिंसा की घटनाओं से पीड़ा होती है, इसे निपटने के लिए साथ आएं। अमर उजाला एनडीटी अखबारों ने इस खबर को जगह दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह की शिक्षाएं प्रेम, सद्भाव, भाईचारा सिखाती हैं। इस भावना को मजबूत बनाने के लिए सभी को काम करना जरूरी है। जोर देकर कहा कि सिर्फ जन केंद्रित नीति जैसे कि भारत ने अपनाई है, 21वीं सदी की दुनिया को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। भारत के कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में मोदी ने कहा कि जब समाज में हिंसा फैलाने, विघटन पैदा करने की कोशिश की जाती है तो उन्हें दुख होता है। तो फिलहाल देखिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हुए हमले में, श्रीलंका में 2019 ईस्टर बम विस्फोटों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी चुनौतियों से एक साथ मिलकर लड़ना जरूरी है। ऐसा पहली बार है जब पीएम ने भारत के कैथोलिक चर्च सीबीसीआई के मुख्यालय में इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया हो। बिल्कुल, देखिए, और अमर उजाला के साथ ही नव भारत टाइम्स ने भी इस खबर को जगह दी है। खबर विस्तार से क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, समाज में हिंसा फैलाने की घटनाओं से होती है पीड़ा, इससे निपटने के लिए साथ आने का आग्रह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रभु ईसा मसीह के उपदेश में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का उत्सव है। पीएम ने उनकी शिक्षा पर जोर देते हुए देशवासियों से भाईचारे की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने कहा, जब हिंसा फैलाने और समाज में व्यवधान पैदा करने के प्रयास होते हैं तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और हमें अब एकजुट यानी कि यूनिटी को आगे बढ़ाना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, भाईचारे को बरकरार रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही पीएम मोदी ने कैथोलिक विश्व कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिस इंडिया के समारोह में कहा, भारत का मानव केंद्रित दृष्टिकोण ही विश्व को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हमले और श्रीलंका में 2019 ईस्टर बम धमाके का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा, ऐसे संकट से एक साथ मिलकर हमें लड़ना होगा। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी किसी आयोजन में शामिल होते हैं तब अपने आप में बहुत बड़ी बात भी हो जाती है, क्योंकि उस त्यौहार के मायने भी खास हो जाते हैं। और ये कहा जा रहा है कि देखिए, इस तरह का पहला मौका है जब प्रधानमंत्री कैथोलिक चर्च में इस तरीके से गए हों और सद्भावना, भाईचारे की बात हमेशा से हर एक मंच से साझा करते आए हैं। और देखिए, ये कहीं ना कहीं का मैसेज कन्वे करता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कि देखिए, हमको सब मिलके साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक साथ हम कह सकते हैं तरक्की के पथ पर अग्रसर रहें। ये उस बात को, उस मैसेज को कन्वे करता है। चलिए पूजा, खबरों में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो वहीं 1.5 साल में करीब 10 लाख लोगों को दी गई पक्की सरकारी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है और दैनिक जागरण, अमर उजाला, इन तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है और इसका जिक्र भी किया गया। आपको बताते चलें कि 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है पीएम की ओर से। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भर्ती अभियान को उन्होंने आगे बढ़ाया और इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा भरी हुई है और इसका उपयोग कैसे किया जाए, इस पर हमारी सरकार का पूरा फोकस है। देखिए, इस खबर को दैनिक जागरण सहित तमाम अखबारों में जगह दी गई है और थोड़ा डिटेल भी आपको इस बारे में बता देते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी का कहना क्या है, सरकार का जो फोकस आखिरकार है क्या, वो आपको बताते हैं। 1.5 वर्ष में, लगभग 1.5 साल में तकरीबन 10 लाख लोगों को पक्की सरकारी नौकरी दी गई है। पीएम मोदी ने कहा, पिछली किसी भी सरकारों में मिशन मोड में इस तरह की नौकरियां जो थी वो नहीं दी जा रही थी।
45 जगह पर वीसी के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित रोजगार मेले में 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जन केंद्रीय नीति ही दुनिया को ऊंचाई पर ले जा सकती है। तो फिलहाल देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि देश के युवाओं को पिछले 10 साल से जिस तरह से मिशन मोड में आगे लेके जाया जा रहा है, उसमें अलग अलग मंत्रालयों, विभागों, संस्था में नौकरी देने का अभियान मानो चल पड़ा हो, वैसा अभियान पहले किसी भी सरकार ने इससे पहले नहीं चलाया है। इसके साथ 1.5 वर्षों का हम जिक्र करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लगभग 10 लाख युवाओं को उनकी सरकार ने पक्की नौकरियां दी है। अब देखिए, इस बात की महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि देखिए, हम तो युवाओं के बारे में लगातार सोच रहे हैं। सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां से नौकरियां न निकाली जाती हों और नौकरियां न दी जा रही हो। लेकिन आपको याद होगा, विपक्ष चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव किसी भी राज्य का हो, वहां पर यही कहता और यही सामने आता है कि देखिए, लगातार जो नौकरियां हैं उनसे सरकार वंचित कर रही है और तमाम चीज़ों का, यानी कि सरकारी जो निजी संपत्ति है उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो फिलहाल देखिए, ये बड़ी बातें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं देखिए, हम तो नौकरी दे रहे हैं, हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है, हम युवाओं को रोजगार के सुअवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे कि वो देश की प्रगति में योगदान दे सके और खुद भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। बिल्कुल देखिए, और 1.5 साल में रिकॉर्ड 10 लाख लोगों को पक्की नौकरी दी गई है। पूर्व सरकारों ने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान और ये खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तो सुनिश्चित कर दिया है कि चाहे आरोप लाख उन पर लग जाए या उनकी सरकार पर ही क्यों ना लगे, लेकिन जो वादे किए गए थे उन वादों को हम पूरा कर रहे हैं। और विपक्ष सिर्फ इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती है क्योंकि 1.5 साल में हमने 10 लाख से ज़्यादा पक्की नौकरी लोगों को दी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय में इस तरह मिशन मोड में युवाओं को केंद्र में पक्की नौकरी नहीं दी गई, यानी कि सरकारी नौकरी का जिक्र यहाँ पर पीएम मोदी करते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। पीएम मोदी ने सोमवार को, यानी कि बीते रोज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भर्ती अभियान रोजगार मेले के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा और इसके जरिए एक बार फिर से ये प्रूव कर दिया कि चाहे आरोप लाख लग जाए, लेकिन लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम एनडीए सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है। चलिए, खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। देखिए, फर्जी खबरों से देश को नुकसान है और पहुंचाने में तमाम जो विभाजनकारी ताकतें हैं वो लगी हुई हैं। अमित शाह ने इस बात को बहुत बेबाकी के साथ कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आपको बता दें, ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। कहा है कि देखिए, भारत की खुफिया ब्यूरो को अपनी सुरक्षा की परिभाषा को व्यापक बनाना होगा, भविष्य की चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। शाह दिल्ली में 37वें खुफिया ब्यूरो शताब्दी अक्षय निधि व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शाह ने कहा कि आईबी को एक अत्याधुनिक खुफिया एजेंसी बनने के लिए खुद तैयार करना होगा। इसके लिए अधिकारियों को आगे आकर अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज के दौर में सुरक्षा की परिभाषा केवल सीमाओं और नागरिकों की रक्षा तक सीमित नहीं रह सकती। बिल्कुल देखिए, तो ये हेडलाइन है, फर्जी खबरों से देश को नुकसान पहुंचाने में लगी है विभाजनकारी ताकतें। अब इस बयान के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि अमित शाह कहना क्या चाहते हैं। कई ऐसी फर्जी खबरें हैं जिन्हें फैलाकर लोगों के बीच हिंसा भड़काने की कोशिश जो प्रयास है वो किया जाता है। गृह मंत्री ने कहा इनके खिलाफ पुलिस को तैयार करना चाहिए और पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी करना चाहिए। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश में विभाजनकारी ताकतें आज भी सक्रिय है। गलत, भ्रामक, विकृत सूचना और फर्जी खबरों के जरिए समाज को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश इन विभाजनकारी ताकतों की ओर से की जाती है और इनके खिलाफ पुलिस बलों को तैयार करना होगा। और सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो गलत और फर्जी खबरों के जरिए लोगों में हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। शाह ने सोमवार को खुफिया ब्यूरो के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गलत, भ्रामक,
विकृत सूचना और फर्जी खबरों में इतनी ताकत है कि ये नई तकनीक के साथ हमारे समाज का ताना बाना छिन भिन करने के लिए तैयार रहती है। जिस समाज में सामाजिक एकता ही ना हो, वो देश किसी भी मायने में प्रगति नहीं कर सकता। और इन सब चुनौतियों का जवाब देने और पूरे पुलिस बल को तैयार करने की जिम्मेदारी आज देश के सूचना वीरों की है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, साइबर अटैक, इंफॉर्मेशन और साथ ही वायरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इस तरह की कई ऐसी समस्याएं हो रही हैं जिससे निपटने के लिए अब पुलिस को तैयार रहना होगा और पुलिस को कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है। देखो देखिए, जाहिर सी बात है, शाह हमेशा ये भी बोल रहे हैं कि देखिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम के जो ग्राफ है, जो अपराध है, वो तेज़ी से वो भी बढ़ रहा है। तो ज़रूरत ये है कि जो संबंधित विभाग है, चाहे वो आईबी हो गया या और भी संबंधित विभाग हो गए, वो तो सक्रिय रहना लाजमी है क्योंकि उनका काम है, लेकिन इसके ऊपर काम आपका भी बनता है कि आप भी उतने सक्रिय रहें, आपसे कोई ठगी ना कर जाए, इसका ख्याल आप भी रखिए। देश की सुरक्षा तंत्र को मजबूत कैसे किया जाए, उसके बारे में जिक्र तो गृह मंत्री अमित शाह कर ही रहे हैं और कह रहे थे कि आपका योगदान भी सर्वोपरि है। यानी कि आप ये कोशिश करिए, आप ये जानिए कि कोई आपको ठगे ना, और ऐसे कॉल्स का और ऐसी तमाम चीज़ों में आप सरकार की भागीदारी को सुनिश्चित करिए और उनके काम को आप आसान बनाइए। और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई तकनीक के साथ आपको सीखना ज़रूरी है। आप सीखें, हम सीखें, उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। तो तमाम बड़ी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही हैं। चलिए पूजा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन किया है। अमर उजाला, दैनिक जागरण, इन अखबारों ने इसे जगह दी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इसके लिए लगातार निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए कल 10 दिनों के अंदर तीसरी बार वो प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने अफसरों से युद्ध स्तर पर काम करने और एक हफ्ते में सारी तैयारियां पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर है। 20,000 से ज़्यादा संतों और संगठनों को ज़मीन आवंटन कर इस मुहिम से जोड़ा गया है। इसमें सभी 13 अखाड़े और दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा और प्रयाग वाल सभा और खाक चौक को भी शामिल किया गया है। देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर हाथ जोड़ते हुए आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए, रात के वक्त की तस्वीर है। महाकुंभ जो कि एक जिला टाइप में घोषित कर दिया गया है, वहाँ की तस्वीर, एरिया शॉट है वहाँ का। कितनी भव्य, कितनी खूबसूरत यहाँ पर प्रयागराज इस वक्त नजर आ रहा है और पूरा सज धज कर तैयार हो गया है। तो आस्था के अद्भुत रंग में रंगा हुआ है प्रयागराज इस वक्त। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा की, तमाम बड़ी बातों का अवलोकन किया, तमाम जो इस वक्त विकासोन्मुखी काम चल रहे हैं उस पर नज़र दौड़ाई है। तो सीएम बोले, गंगा यमुना में नहीं जाएगी गंदगी, ये मेक श्योर कर लीजिए सभी कि गंदगी न जाए, आचमन लायक है जल। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पवित्र नदियां तो हैं, लेकिन क्या वो आचमन लायक हैं या नहीं हैं, ये अब सीएम योगी ने कहा कि देखिए, अब गंगा का जो जल स्तर है, जो यमुना का जल स्तर है, उसको अच्छा करने की कोशिश है और ये कोशिश पूरी की जा रही है कि यहाँ पर ये जल जो है वो आचमन लायक बन सके। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी इस वक्त सक्रिय हैं। 31 तक मेला क्षेत्र के सभी काम पूरे कर लिए जाएं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। साइबर स्पेस पर भी नजर है। तो फिलहाल महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध निर्मल जल मिलेगा और श्रद्धालु गंगा जल से आचमन भी कर पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गंगा यमुना 2 नदियों में किसी तरह से कोई गंदगी सीधे तौर पर नहीं डाली जाएगी और ऐसा किया गया तो वो दंडनीय अपराध में शामिल होगा। कहा कि गंगा में जल आचमन योग्य है। सोमवार को आपको बता दें, 4 घंटे तक सीएम यहाँ पर मौजूद रहे, प्रयागराज में रहे, दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन किया। मंदिर के दर्शन के बाद प्रेस वार्ता में सीएम ने कहा कि इस बार मां गंगा और यमुना की कृपा बनी हुई है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि शक्तिपीठों पर अखाड़ों में नागा सन्यासियों की मड़ियां भी सामने आई हैं। तो फिलहाल आस्था के अद्भुत रंग में इस वक्त
पूरा प्रयागराज मानो रंगयाम तस्वीर भी लगातार अब तक साझा कर रहे हैं। एरियल शॉट्स की तस्वीरें हैं जो इस कुंभ को और भी भव्यता इसकी दर्शा रही हैं। फिलहाल जो बचे हुए काम हैं समय पर पूरे कर लिए जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की तस्दीक की है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, चलिए खबरों में रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र के परभणी में पुलिस हिरासत में हुई युवक की हत्या और राहुल गांधी इस मामले में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो देखिए तमाम बड़ी खबरों को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात की। तस्वीरें भी आप तक साझा की गई। हमने मुलाकात की, इसके बाद राहुल ने कहा कि सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो दलित थे, संविधान की रक्षा कर रहे थे। इसके अलावा राहुल विजय वोकोडे पर परिवार से भी मिलेंगे जिनकी विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान मृत्यु हो गई थी। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं परिवार से मिला हूं और जिन लोगों को मारा गया है, उनको पीटा गया, उनसे मिला हूं। उन्होंने कहा मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो, तस्वीर दिखाई गई। ये 100% हिरासत में हुई मौत है, उनकी हत्या की गई है। और सीएम ने पुलिस को संदेश देने के लिए विधानसभा में झूठ बोला। इस युवक की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह दलित था और संविधान की रक्षा कर रहा था। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के परभणी में पुलिस हिरासत में हुई युवक की हत्या, राहुल गांधी ने ये साफ तौर पर कह दिया है। खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के परभणी में संविधान की प्रतिकृति क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना के मद्देनजर सोमवार को आरोप लगाया कि सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो दलित था और संविधान की रक्षा कर रहा था। उसके स्वजन से मिलने के बाद कहा कि मैंने परभणी हिंसा में मारे गए लोगों के स्वजन और जिनके साथ मारपीट हुई उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो और फोटोग्राफ दिखाए। मैं सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कोई राजनीति नहीं है, ये न्याय का मामला है। दोषियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में विधानसभा में झूठ बोला है। सूर्यवंशी को पिछले पखवाड़े परभणी में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह हिंसा 10 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के पास कांच की बनी संविधान की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद भड़की थी और हिंसा फैलाने के आरोप में लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार तक किया गया था। इसमें एक सोमनाथ सूर्यवंशी भी था और 15 दिसंबर को पुलिस ने सूर्यवंशी के परिवार को सूचित किया कि उसकी हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई, यानी कि हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई है। लेकिन सूर्यवंशी का परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और लगातार आरोप लगाता रहा कि पुलिस हिरासत में ही उनकी मृत्यु हुई है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का परभणी दौरा केवल राजनीतिक कारणों और घृणा पैदा करने के लिए है और राजनीतिक कारणों से ही उन्होंने दलित युवक के स्वजन से मुलाकात की। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, ये मामला अदालत में है। लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरह से सोमनाथ सूर्यवंशी की मृत्यु हो गई पुलिस कस्टडी में, इसके बाद आरोप ये लगाया जा रहा है राहुल गांधी की ओर से कि ये सब झूठ है, बल्कि वो दलित थे इसलिए उनकी जानबूझकर हत्या कर दी गई है। और देखिए बहुत बड़ी बात है पूजा, अक्सर हमेशा यही सामने आता है कि दलित, पिछड़ा और ये तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी बेबाकी से उठाते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें दलित पिछड़ों के बारे में जब ये पूरी जानकारी आ रही थी सामने, तब मायावती का वर्जन भी सामने आया। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी के महाराष्ट्र में हिंसा प्रभावित परभणी दौरे को लेकर बीएसपी सुप्रीम मायावती ने निशाना साधा। कहा कि ऐसे घड़ियाली आंसू करार देते हुए कहा कि बाबा साहेब जीते जी और उनके निधन के बाद भी कांग्रेस का और उनके अनुयायियों के प्रति रवैया हमेशा जातिवाद और तिरस्कारी रहा है कि आपको हमेशा बुरे वक्त में दलित ही क्यों याद आते हैं। जब आपके ऊपर आप बीती आती है, आपके ऊपर बुरा वक्त आता है, तब आपको दलित याद आ जाते हैं, ये मायावती ने कहा है। देखिए कांग्रेस का और उनके अनुयायियों के प्रति रवैया हमेशा जातिवाद रहा है, तिरस्कारी रहा है। कहा कि दलित पिछड़ों की याद केवल इतने बुरे वक्त में आती है। मायावती ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट भी लिखा, भारतीय संविधान के मूल निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनादर
अपमान उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है। परभणी जैसी दुर्भाग्य जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो साफ तौर पर मायावती ने कहा है कि देखिए, आप सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं जब आपको दिक्कत होती है, तब आप पीछे छुपने की कोशिश करते हैं बाबा साहब के, और ये ऐसा इस बार आप कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। तो योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, केजरीवाल ने भरवाए हैं लोगों से फॉर्म। तो एनबीटी सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो अब देखिए, योजनाओं की बात तो लगातार कर रहे थे आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल। तो देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो गया है। और अरविंद केजरीवाल रविवार को उन्होंने साफ कहा कि हाल ही में हमने 2 योजनाओं की घोषणा की थी। हम महिला सम्मान योजना और महिलाओं की सुविधा के लिए घोषणा की गई कि हम उनके बैंक खाते में 2100 रुपये जमा करेंगे। इसका पंजीकरण कल से शुरू हो गया है। और केजरीवाल ने कहा कि महिला सम्मान योजना के तहत आप सरकार हर महिला को हर महीने 2100 रुपये उनके खाते में देगी। वहीं संजीवनी योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि योजना की शुरुआत तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो लाभ होगा वो लाभ तो आपको विधानसभा चुनाव के बाद होगा। तो पूजा सीधे सीधे कहा जाए कि एक लॉलीपॉप पकड़ा दी गई है, आप इस लॉलीपॉप को पकड़े रहिए और रैपर में, और आपको चूसने का मौका तब मिलेगा जब विधानसभा चुनाव में आप हमें विजयी कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन आप पहले भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगे। चाहे महिलाओं की बात कर ली, चाहे बुजुर्गों की बात करी जाए, ये एक ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा कि किस तरीके से रेवड़ी का जिक्र हमेशा से अरविंद केजरीवाल करते थे और बाकायदा रेवड़ी को लेकर कैंपेन भी शुरू किया गया था, क्योंकि रेवड़ी को लेकर हमेशा विपक्ष की पार्टियां निशाना साधती आई हैं कि आप फ्री बिज का इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसी योजनाएं की बात करते हैं जो फ्री में होती हैं, यानी कि आप लोगों को आदत लगवा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए, हाँ, ये बात सही है कि हम फ्री बेच कर रहे हैं और हम रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अब उसी के तहत आपको बता दें कि महिलाओं को वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की गई है, बुजुर्ग वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की गई है। अब ये कोशिश कितनी कारगर होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं आड़े आएगी ही आएगी। बिल्कुल। तो देखिए, अब फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने ऐलान तो कर दिया, कितना असर देखने को मिलेगा ये वक्त बताएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे तमाम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुख करते खबरों की ओर। लखनऊ में बैंक लॉकर तोड़ने वाले में एक बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया है और दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर काटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दोनों बदमाशों को 5 घंटे के अंदर मार गिराया गया। पहला एनकाउंटर लखनऊ में सोमवार रात 12:30 बजे हुआ और दूसरा एनकाउंटर 5:30 बजे गाजीपुर जिले के गहमर में हुआ। लखनऊ में सोमबिन कुमार मारा गया है, तो वहीं पुलिस ने इसे कार से जाते समय घेर लिया और फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 गोली लगी, पहली पैर में और दूसरी पेट में। उसे लोहिया अस्पताल लाया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। गाजीपुर में सनी दयाल मारा गया। वो एक साथी के साथ बाइक से जा रहा था और सूचना पर पुलिस ने उसे घेरा तो उसने भी फायरिंग कर दी। एनकाउंटर में उसके सीने में गोली लगी और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। उसका साथी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। शनिवार रात लखनऊ के चिन्हट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच में चोरी हुई थी और दीवार काटकर लुटेरे 42 लॉकर काटकर ले गए थे। राजधानी में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया था और घटना में 7 बदमाशों के नाम सामने आए थे। अब तक 2 मारे जा चुके हैं, 3 गिरफ्तार हैं, 2 फरार बदमाशों की तलाश जारी है। देखिए, आपको पता है, लखनऊ में बैंक का लॉकर तोड़ने वालों में एक बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया। 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बेहा कहने वाले बदमाश करीब 1.5 करोड़ का सोना व 1.25 लाख की चांदी उनसे बरामद की गई थी। देखिए, इतनी बड़ी रेकी और रेकी के बाद इतनी बड़ी चोरी करना बहुत बड़ी बात था, चूँकि लगातार 90 मिनट तक वो चोर
अंदर ही थे बैंक के। तो तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि शनिवार रात को इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर तोड़ने वालों में से 3 बदमाशों को पुलिस ने सोमवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। चिन्हट इलाके में सुबह 8 बजे हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। दूसरी कार में बैठे बाद 4 बदमाश फरार हो गए और इसमें आपको बता दें कि मास्टरमाइंड विपिन कुमार भी शामिल था। देर रात हुई एक अन्य मुठभेड़ में सोबिंद कुमार नाम का बदमाश पुलिस को ढेर कर दिया गया। डीसीपी पूर्व शशांक सिंह ने बताया कि सोबिंद बिहार में लखीसराय के असरगंज का रहने वाला है। ये मुठभेड़ जलद सेतु के आगे किसान पथ पर हुई। इसमें दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल सोबिंद को पहले चिन्हट सीपीएस लगाया गया, जहां राम मनोहर लोहिया संस्थान रेफर कर दिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा वाकया था, बहुत बड़ी बात थी। हालांकि ये अच्छी बात थी कि लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया था। 3 आरोपियों को तभी 24 घंटे के भीतर पकड़ा गया था। 4 आरोपियों की सरगर्मी के साथ तलाश की जा रही थी। 42 लॉकर तोड़ने का मतलब समझिए, जनता की जो गाढ़ी कमाई थी, जो पैसा था उनका, उस पैसे को, उस चोरी, उस तमाम धन को चुराकर चोर ले गए थे। अब ये देखना होगा कि 3 लाख रुपए बरामद हुए थे, सामान ही बरामद हुआ था। ये तमाम जो रिकवरी है क्या उनसे हो पाएगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो देखिए, फिलहाल जिस तरह से मामले में जांच की गई और 2 जो बदमाश थे वो ढेर हो गए, उसके बाद मामले में जांच की जा रही है। कुल 7 बदमाशों के नाम जो है वो इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। लगभग 42 लॉकर काट कर चोरी की घटना को अंजाम इन 7 आरोपियों ने दिया था। अब हम खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं अगली खबर का। पुलिस चौकी पर हमला करने वाले खालिस्तान समर्थक 3 आतंकियों को पीलीभीत में ढेर कर दिया गया है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। नहीं, पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर थाने के बख्शीवाल पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने वाले 3 खालिस्तानी पंजाब और पीलीभीत पुलिस की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़ में ढेर हुए आतंकियों के पास से एक AK-47, 2 विदेशी ग्लॉक पिस्टल, चोरी की गई बदमाश, एक बाइक बरामद हुई। मुठभेड़ में 2 सिपाही घायल हुए हैं। पूरनपुर थानाध्यक्ष की गाड़ी में भी 3 गोलियां लगी, जहां डॉक्टरों ने मत घोषित किया। एसपी अविनाश पांडे ने तीनों के मारे जाने की पुष्टि की है। बिल्कुल, देखिए, और ये खबर अमर उजाला में मैं आपको दिखा भी रही हूँ। फ्रंट पेज पे इस खबर को जगह दी गई है। पुलिस चौकी पर हमला करने वाले खालिस्तान समर्थक 3 आतंकियों को पीलीभीत में ढेर कर दिया गया है। देखिए, पंजाब की पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने वाले खालिस्तान समर्थक 3 आतंकियों को पंजाब और पीलीभीत पुलिस ने साझा कार्रवाई में मार गिराया है। वहीं पूरनपुर क्षेत्र में माधो टांडा मार्ग पर आतंकियों से सोमवार सुबह मुठभेड़ हुई। इसमें 2 सिपाही घायल हुए। आतंकियों की गोलियों में से 3 पूरनपुर थाना प्रभारी की गाड़ी पर लगी और आतंकियों से 2 AK-47, 2 विदेशी पिस्टल और चोरी की एक बाइक बरामद हुई है। आपको बता दें कि अपर पुलिस महानिदेशक यानी कानून व्यवस्था जो है वो अमिताभ यश ने बताया कि आतंकी कब आए थे, कहाँ रुके और उनका स्थानीय कनेक्शन क्या था, इसकी जांच की जा रही है। पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव के अनुसार आतंकियों की पहचान गुरविंदर सिंह, वहीं वरिंदर सिंह उर्फ रवि और जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के रूप में हुई है। तीनों पंजाब में गुरदासपुर जिले के रहने वाले थे और उन पर कलानौर थाने की बख्शीवाल चौक पर हमला करने का आरोप था, जिन्हें ढेर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी से ठंड पर बढ़ गई है, ठंड पर नहीं सुधरी अब गुणवत्ता। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को जगह दी। दिल्ली में कल रुक रुक कर बारिश हुई। तेज हवा की वजह से भयंकर सर्दी से लोग परेशान। देखिए, मौसम का इस बदलाव का असर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीती रात हुई बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर तक के लिए घने कोहरे का और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। IMD ने आज दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान जाहिर किया है। तो फिलहाल देखिए, हम तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए, ठंड हालांकि बढ़ती जा रही है, लेकिन यदि हम गुणवत्ता की AQI लेवल की बात करते हैं तो AQI लेवल जो है वो अभी भी ठीक नहीं हो पाया है। तो फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपके सामने भी हैं और आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में। उसका असर, बारिश से ठंड बढ़ गई है, घना कोहरा हो गया है और घने कोहरे का जो असर है वो मैदानी एरिया पे पड़ना शुरू हो गया है।
लेकिन बात हम एक्यूआई लेवल की भी करेंगे, जो हालांकि आपको बता दें कुछ सुधार होता है, उसके बाद वापस स्थितियां वही बन जाती है। तो पहाड़ी में बर्फबारी हो रही है और ठंड बढ़ गई है। तो फिलहाल पूरे उत्तर भारत का हम जिक्र कर रहे हैं। उत्तर भारत में सोमवार को मौसम ने करवट ली। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद मैदानी राज्यों में हल्की बारिश से ठंड का प्रकोप बढ़ा। जम्मू कश्मीर दोपहर तक माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पर और पर्यटक स्थल पटनी टॉप पर भी मौसम का पहला हिमपात हुआ और उत्तराखंड में 2 हफ्ते के बाद बर्फबारी और वर्षा से ठंड और बढ़ गई है। चारधाम समेत हिमालय की ऊंची जोरदार चोटियां हैं, उन पर जोरदार बर्फबारी हुई। देहरादून, मसूरी, चक्राता में भी हल्की बर्फबारी हुई है। तो मौसम खुशनुमा है, उसका असर अब मैदानी क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौसी में तीसरे दिन भी जारी रही बावड़ी की खुदाई, अभी और खुदाई होगी। तो देखिए चंदौसी की बावड़ी में सीढ़ियां मिली जिसमें कि एफएसएल की टीम ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया है और दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। चंदौसी की मोहल्ला लक्ष्मीगंज मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जमींदोज हो चुकी बावड़ी की तीसरी खुदाई दिन भर जारी रही। बुलडोजर के साथ ही पालिका में 2 दर्जन कर्मचारियों के द्वारा दिए गए काम के बाद बावड़ी की सीढ़ियां नजर आने लगी हैं। इसके साथ ही आधे से अधिक हिस्से पर अवैध कब्जे इसके रूप में पक्का निर्माण करा लिया गया, जिससे प्रशासन हटाने का मन बना रहा है। इसमें कुछ इमारतों को तोड़े जाने की आशंका की गई है। फिलहाल कब्जेदारों के होश उड़ गए हैं। कुछ लोग बावड़ी अपनी जमीन पर होने वाले दावा कर रहे हैं। ये देखिए खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चंदौसी की बावड़ी में मिली सीढ़ियां, एफएसएल की टीम ने किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन, यानी कि क्राइम सीन एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया है। खबर क्या है विस्तार से वो हम आपको बताते हैं। देखिए चंदौसी में तीसरे दिन भी जारी रही बावड़ी की खुदाई, अभी और खुदाई होगी। चंदौसी के मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी की खुदाई सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रही। बुलडोजर के साथ नगर पालिका के 2 दर्जन से अधिक कर्मचारी दिन भर जुटे रहे। अब बावड़ी की सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं। जिला प्रशासन ने बावड़ी की जमीन से कब्जा हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। बावड़ी अपनी जमीन पर होने का दावा करने वाले लोग भी सामने आए हैं। इधर फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि एफएसएल लखनऊ की टीम देर शाम संभल पहुंची। उसने हिंसाग्रस्त क्षेत्र जामा मस्जिद के आसपास क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एफएसएल के निदेशक को जांच के लिए पत्र लिखा था। टीम ने बैलिस्टिक जांच के लिए बरामद सशस्त्र और गोलियां भी कब्जे में ले ली है। साथ ही मृतकों के स्वजन के बयान भी दर्ज किए हैं। 24 दिसंबर को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, आपको याद भी होगा, जबकि 30 से अधिक अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने बाद में यहां से अमेरिकी और पाकिस्तानी कारतूस भी बरामद किया था। शनिवार को समाधान दिवस में हिंदू नेता कौशल किशोर ने एसडीएम को पत्र देकर लक्ष्मणगंज स्थित मंदिर को विलुप्त कर जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत की थी और उसी दिन डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉट में खुदाई शुरू की गई। सोमवार को खुदाई में बावड़ी में नीचे उतरने के लिए बनाई गई सीढ़ियां नजर आने लगी और नक्शे के अनुसार बावड़ी 400 वर्ग मीटर में बनी है, जबकि मौके पर सिर्फ 210 वर्ग मीटर ही जमीन नजर आ रही है। बाकी की जमीन पर आसपास के लोगों ने पक्का निर्माण कर कब्जा कर लिया है। बावड़ी में सबसे नीचे कुआं और उस पर 3 मंजिल में घुमावदार कमरे बनाए गए थे और इनमें 2 मंजिल जमीन के अंदर संगमरमर और 1 मंजिल जमीन के ऊपर ईंटों से बनाई गई थी। इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि जो अब लगातार एक के बाद एक याचिकाएं दायर की जा रही हैं हिंदू मंदिर को लेकर या फिर ऐसे कई चीज़ों को लेकर, ये अब सच साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुद जो प्रूफ है वो अब सबके सामने आने लगा है। खुद सबूत अब चीख चीख कर बयां कर रहे हैं।
चलिए, और खबरों जाहिर में सी बढ़ते हैं। बात है कह सकते हैं पूजा, क्योंकि लगातार ये कहा गया था जिस वक्त दंगे हुए थे तब हिंदुओं का एक वर्ग था जो कि उस जगह से पलायन कर गया था, और ये कहा गया है कि इससे पहले वर्षों से सदियों से यहाँ पर अवशेष जो मिलना है वो अब मिलना शुरू हो गए हैं, और इसीलिए अब एएसआई सर्वे भी इन तमाम जगहों का कराया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसान नेता डल्लेवाल की बात करेंगे, जहां डल्लेवाल की स्थिति बिगड़ चुकी है। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने जगह दी। खनौरी बॉर्डर पर भी कल 28वें दिन किसान नेता इस वक्त बने हुए हैं, और इसी के साथ आपको बता दें कि अब देखिए हम वही बात कह रहे हैं कि डल्लेवाल की तबीयत जो है वो बिगड़ जाएगी, और फिलहाल ये जानकारी भी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए खनौरी बॉर्डर पर कल 28वें दिन भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी रहा, और इस दौरान चिकित्सकों की रिपोर्ट में सामने आया है कि उनके शरीर में जो क्षति हो रही है उसकी भरपाई करना मुश्किल है। इसके अलावा बारिश के कारण मोर्चे पर खड़ी ट्रॉलियों में पानी टपक रहा है, लेकिन किसान मजबूती से डटे हुए हैं। कल सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा एवं उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी अपना समर्थन देने के लिए डल्लेवाल से मिलने पहुंचे थे। तो फिलहाल आपको बता दें किसान नेता डल्लेवाल की स्थिति बिगड़ गई है, भरपाई होगी मुश्किल, चिकित्सकों ने रिपोर्ट जारी कर जानकारी दी है। तो फिलहाल आपको बता दें खनौरी बॉर्डर पर सोमवार से 28 दिन वे भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। इस दौरान चिकित्सकों की रिपोर्ट में सामने आया कि उनके शरीर में जो क्षति हो रही है उसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी। तो इसके अलावा बारिश के कारण मोर्चे पर खड़ी ट्रॉलियों में पानी टपक रहा है, इससे किसान मजबूती से डटे हुए हैं। सोमवार को सिरसा ने कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा और उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी अपना समर्थन देने के लिए डल्लेवाल से मिलने के लिए पहुंचे। दूसरी ओर सिरसा से किसानों का पैदल मार्च जत्था खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना हो चला है। बड़ी संख्या में किसान नेता शामिल हैं। नेताओं ने कहा कि आज किसान दिवस है, हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा है। फिलहाल जो जानकारी वो ये भी है कि कैंडल मार्च निकाला जाएगा देश भर में। जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के साथ ही कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जिला तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद किसानों ने दिन रात मेहनत करके देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन आज डल्लेवाल के आमरण अनशन को 28 दिन के हो गए हैं। सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिलहाल याद होगा आपको, डल्लेवाल की जब तबीयत बिगड़ी थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए हम किसानों के लिए हमेशा यही कहते हैं कि आपके दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। इस बीच नसीहत यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अमलों को भी दी गई, तमाम राज्यों को दी गई। पंजाब से भी कहा गया है कि देखिए कि आप कम से कम उनको, यदि आमरण अनशन पे वो बैठे हुए हैं, ठीक है आप उनका अनशन मत तोड़वाइए, लेकिन आप उनको चिकित्सा मुहैया ज़रूर करवाइए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। शिनोम का यहाँ पर उदाहरण दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देखिए शिनोम को भी वहाँ पर किस तरीके जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तब उनको प्रदर्शन में कहीं ना कहीं साथ दिया गया था। तो उनको चिकित्सीय सुविधा की ज़रूरत है, तो आप चिकित्सीय सुविधा उनको उपलब्ध ज़रूर कराइए। चले खबरों में बढ़ते आगे। दिल्ली के स्कूलों में 5 लाख आय सीमा तक ईडब्ल्यूएस वर्ग में मिलेगा दाखिला, और अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल अमर उजाला, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। आपको बताएं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को लिए निजी स्कूलों को दाखिल के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मंजूरी दे दी है। राज्य निवास अधिसूचना के अनुसार इस कदम से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। इसके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को 2023 को अपना आदेश में दिल्ली सरकार से आय सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का निर्देश दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने अक्टूबर में अंतिम मुख्यमंत्री के माध्यम से 2.5 लाख रुपए की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री को सलाह दी थी कि इस सीमा को कम से कम 5 लाख बढ़ाया जाए। इसके बाद 13 नवंबर को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उनके पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। इसरो 30 दिसंबर को लॉन्च करेगा स्पेडेक्स। जी हां, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। इसरो भारत के स्पेडेक्स मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से 30 दिसंबर को लॉन्च करेगा। मिशन के तहत 2 छोटे अंतरिक्षयान PSLV C60 रॉकेट के साथ एक प्रक्षेपित किए जाएंगे। मिशन में सफलता हासिल करने के लिए भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी में सक्षम दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान को डॉक और
अनडॉक करने की क्षमता को प्रदर्शित करना होगा। एक अंतरिक्षयान से दूसरे अंतरिक्षयान के जुड़ने को डॉकिंग और अंतरिक्ष में जुड़े दो यानों को अलग अलग होने को अनडॉकिंग कहा जाता है। यह प्रौद्योगिकी भारत के महत्वाकांक्षी मिशनों जैसे कि चंद्रमा के नमूने भारत लाने भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल देखिए, और ये खबर हम आपको दिखा भी रहे हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। इसरो 30 दिसंबर को लॉन्च करेगा स्पेंडेक्स मिशन, और ये क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, इसरो भारत के स्पेडेक्स मिशन को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 30 दिसंबर को लॉन्च करेगा। मिशन के तहत दो छोटे अंतरिक्ष यान PSLV C-60 रॉकेट से एक साथ प्रक्षेपित किए जाएंगे। मिशन में सफलता हासिल करने के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी में सक्षम दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और इस पल का साक्षी बनने के लिए इसरो ने लोगों को आमंत्रित किया है। इसरो की वेबसाइट के मुताबिक पंजीकरण करने के बाद लोग लॉन्च व्यू गैलरी से लॉन्चिंग लाइव देख सकते हैं, और इसके लिए पंजीकरण सोमवार शाम 6 बजे शुरू हुआ। और इसरो ने अपने एक्स अकाउंट पर PSLV C-60 रॉकेट के पैड तक ले जाने का वीडियो भी डाला है। तो फिलहाल देखिए, ऐसे एक कहीं ना कहीं हम आपको बता दें, भारत को एक अलग ही दिशा मिलेगी और कई मायनों में ये जो यान है, ये जो प्रक्षेपण है, वो खास हो चला है। जैसे कि और भी ज़्यादा प्रौद्योगिकी यूँ कह सकते हैं कि तकनीक के क्षेत्र में हमको इजाफा देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं पूजा। बिल्कुल, बांग्लादेश ने रखी मांग, हसीना को भेजे भारत से। तो देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व PM शेख हसीना को वापस लाने के लिए भारत को एक राजनयिक नोटिस भेज दिया है, जिससे स्वीकार करने का इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्व PM हसीना और उनके परिजनों पर भ्रष्टाचार के कई सारे नए मामलों की जांच भी शुरू कर दी गई है। देखिए, इस खबर को जगह दी गई है फ्रंट पेज पर, हम दिखा रहे हैं अमर उजाला के, और इसके बारे में थोड़ी और डिटेल भी अब तक हम साझा कर देते हैं। भारत को राजनयिक नोटिस भेजा गया है, न्यायिक प्रक्रिया के लिए वापस भेजा जाए, यानी न्यायिक प्रक्रिया होनी है उन पर, इसलिए वापस उनको भेजिए। हसीना पर कई पूर्व मंत्रियों, सलाहकारों के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। ये गिरफ्तारी वारंट है। 1500 लोगों को मौत का दावा। मोहम्मद यूनुस ने दावा किया कि हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और श्रमिकों में तकरीबन 1500 लोग मारे गए थे, जबकि 19,931 लोग घायल हुए थे। बांग्लादेश की मांग पर तत्काल जवाब नहीं देगा भारत। अब ये भी समझ लीजिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रत्यर्पण अनुरोध का मौखिक नोट मिलने की पुष्टि की है। हालांकि उनके भारत के कई रुख की जानकारी नहीं दी गई। सूत्र ये कह रहे हैं कि भारत इस पर आग्रह पर तत्काल जवाब नहीं देगा। प्रत्यर्पण की प्रावधानों के आधार पर अनुरोध को खारिज भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने अनुरोध किया और यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध यदि आप करते हैं, वो यदि वैलिड लगेगा तो ही प्रत्यर्पण होगा, नहीं तो ये अनुरोध खारिज भी किया जा सकता है। देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से अपने अपस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। अब देखिए होगा कि ये जो गेंद है वो कहीं ना कहीं भारत के पाले में है और भारत इसे किस तरीके से लेता है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे, जहां समानांतर सिनेमा के जनक श्याम बेनेगल का निधन हो गया है, और अमर उजाला, दैनिक जागरण, कई अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। जी हां, जाने माने फिल्मकार और समानांतर सिनेमा के जनक माने जाने वाले श्याम बेनेगल का 90 साल की आयु में निधन हो गया। भारत में 8 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले सिनेमा जगत के दिग्गज अब नहीं रहे। वाकई में देखिए, दिग्गज हैं बेनेगल और अंकुर, निशांत, मंथन, भूमिका, मंडी जैसी फिल्मों से सिनेमा जगत को एक अलग पहचान दिलाई गई है। उनकी बेटी पिया ने बताया, किडनी की समस्या से वे जूझ रहे थे। बेनेगल मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो कई वर्षों से किडनी संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। फिल्म इंडस्ट्री में शम बाबू के तौर पर विख्यात बेनेगल ने पिछले सदी के 7वें दशक से लेकर 8वें दशक के दौरान अंकुर, निशांत, मंथन जैसी फिल्मों के साथ भारतीय समानांतर सिनेमा आंदोलन की शुरुआत की। पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित बेनेगल की टीवी श्रृंखला भारत एक खोज बेहद लोकप्रिय हुई थी। देखिए, जाने माने फिल्मकार और समानांतर सिनेमा के जनक माने जाने वाले श्याम बेनेगल 90 साल की उम्र में
वो चल बसे, उनका निधन हो गया। उनकी बेटी प्रिया ने बताया कि बेनेगल ने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई। चले खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। देखिए, यूपीपीएससी जे मेंस में अनियमितताओं की जांच होगी, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति की ओर। ये तमाम बड़ी बातें कही गई है। अमर उजाला, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की नियुक्ति की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर को इन खामियों की जांच, मूल्यांकन प्रक्रिया की उम्मीदवारों की शिकायतों को हल करने का दायित्व सौंपा गया है। तो फिलहाल देखिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। बिल्कुल देखिए, और यूपीपीएससी को जांच पूरा होने तक परीक्षा से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल देखिए, यूपीपीएससी जे में मेंस में जो परीक्षा आयोजित होगी उसकी जांच की बात भी की गई और नया एक पैटर्न भी आगे अख्तियार किया जा सकता है। इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।